वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए अभी थोड़ा सा संधारित्र के मात्रक पे चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे अगले टॉपिक पे आते हैं। संधारित्र का जो मात्रक होता है, मैंने बोला था फैराडे के नाम पे रखा गया है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैराडे। क्या कहते हैं भाई? फैराडे एक बहुत बड़ा मात्रक है। कितना बड़ा, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। मैंने कहा बहुत बड़ा है तो आप गेस नहीं कर सकते कितना बड़ा है, अभी गेस करवाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो व्यवहारिक मात्रक हैं, जो आमतौर पे आपको आंकिक प्रश्नों में दिए जाएंगे या जो उपकरण आते हैं मार्केट में, उनमें जो मात्रक होता है वो आमतौर पे माइक्रोफैरेड होता है। क्या होता है? जो हमारे घर में पंखा लगा, कभी उसका कैपेसिटर खोल के देखना, उसमें जो कैपेसिटर लगा होता है उसकी वैल्यू लिखी होगी 2.25 माइक्रोफैरेड। घर में पुराना कैपेसिटर बड़ा ऑटो निकाल के नहीं, पंखे से निकाल देते हैं, कंडेंसर जिसको कहते हैं, उसमें पढ़ के देखना, ये रीडिंग लिखी होगी। जो 56 इंच वाला पर आता है, बड़ा वाला पंखा, 4 पर या तो होंगे, उसका जो होता है वो 3 माइक्रोफैरेड होता है। कितना? जो मोटर वगैरह होती जितनी ज्यादा पावरफुल होंगी उसके कुछ माइक्रोफैरेड और बढ़ जाते हैं, बस, ठीक है। तो ये तो माइक्रोफैरेड में है। देखो फैरेड बहुत बड़ी राशि है, उसको समझने से पहले आप अपने पास ये नोट कर लीजिए, 1 माइक्रोफैरेड अगर कभी न्यूमेरिकल में मिलेगा तो हम उसको फैरेड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नैनो फैरेड होगा तो 10⁻⁹ से, और पिको होगा तो 10⁻12 से। कभी कभी 2 बार माइक्रो लिख देता है, मतलब 2 बार -6, तो वही हो जाएगा 10⁻12। ये तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेकर के समझाना चाहते हैं आपको कि आखिर फैरेड कितना बड़ा मात्रक है। तो हम मान लेते हैं एक इतना बड़ा कैपेसिटर बना दिया, इतना बड़ा बना दिया कि जिसकी रेडियस पृथ्वी के बराबर है, अर्थ के बराबर। ध्यान देना, यदि हम एक गोलीय चालक ले लें, यदि गोलीय चालक की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के समान है। कितनी बड़ी हो? पृथ्वी की त्रिज्या के समान हो तो धारिता ज्ञात कीजिए। सोचो हमने कितना बड़ा बना दिया, पृथ्वी के बराबर आकार की कोई चीज बना ली, अब उसकी धारिता निकालना चाहते हैं। तो देखो पृथ्वी का आकार हम लोग कैसा लेते बताओ? गोलाकार लेते हो कि नहीं लेते हो बताओ? पृथ्वी गोल होती है, और विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र हमने पढ़ाया तुम्हें कि नहीं पढ़ाया बताओ? विलगित गोलीय चालक की धारिता, जरा बात को समझना। इसका व्यंजक जो कराया था हमने, C बराबर 4πε0 K इंटू R। के मतलब होता है जब कोई माध्यम हो। अब चूंकि हम लोग पृथ्वी में हवा मान लेते हैं भरी है, ऐसा लेट करते हैं। वायु मानते हुए अगर हम कहें माध्यम ना ले तो वायु के लिए K1 हो जाता है, तो फार्मूला बचेगा हमारा 4πε0 इंटू। हमें अब पृथ्वी की त्रिज्या का मान रखना है। पृथ्वी की त्रिज्या फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ाई है, 6400 किलोमीटर होती है। कितनी? हो सकता आप भूल भी गए हो, फिर भी हम बता देते हैं। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो 6400 किलोमीटर, या मीटर में बदलोगे तो 6.4 10⁻6 मीटर, ये त्रिज्या होती है पृथ्वी की। द्रव्यमान भी तुम्हें याद होगा, 6 × 10⁻24 kg होता। कितना? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg। हालांकि यहाँ इसका द्रव्यमान का नहीं इस्तेमाल है, त्रिज्या का इस्तेमाल होगा, क्योंकि मैंने गोला कितना बड़ा माना हुआ है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, तो त्रिज्या वही इस्तेमाल करनी है मुझे। देखो अच्छा, इसका मान तो मैंने कल सिखाया था तुम्हें, इसका मान कितना होता भाई बता सकते हो? 1/9 × 10⁹9, और त्रिज्या अभी निकाली 6.4 10⁻6। अब इसे मुझे हल करना है, तो 64 ऊपर हो जाएगा, नीचे 90 हो जाएगा, और 10 की घात कितनी बची हैं? 6 ऋण 9।
ये नीचे से 9 ऊपर चला गया ना, तो एक काम करो, एक पावर और इसकी ले लो -10, तो -4 बचेगा। 64/9 10 के घात -4। अब आप भाग दोगे, देखो 9 सते 63। बोलो भाई कितना बचा यहाँ? 1। 10 हो गया, 9 एकम 9, फिर 1 बचा, 9 एकम 9, 10 के घात -4। ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर हम ये 2 अंक इसके नीचे उतार दें, ध्यान देना प्लीज उधर को, तो माइनस में पावर बढ़ती है। अगर दशमलव इधर खिसक सकता है तो पावर माइनस में बढ़ेंगी, और अगर दशमलव ऊपर खिसक सकता है तो पावर प्लस में। यहां पर 2 माइनस की और हो गई, तो अब कितनी हो गई बताओ? माइनस की 6 हो गई। ये फैरड आया है, क्या आया है? ये कैपेसिटी फैरड में आई 700, और अगर इसको हटा दोगे तो क्या लिखोगे? माइक्रो फैरड। देखो यानी पृथ्वी के बराबर अगर एक गोला ले लिया जाए तो भी उसकी धारिता कितनी तैयार हो पाई? 711 माइक्रो फैरड। 1 फैरड अभी भी आंसर नहीं आया। देखो 1 फैरड है ये, क्या बताओ? नहीं ना, अभी भी काय में चल रहा है। तो क्या पृथ्वी से भी बड़ा तुम बना सकते हो क्या संधारित्र? बताओ तो सोचो फैरड कितना बड़ा मात्रक होगा। आओ और थोड़ा देख लेते हैं, जब बात चलेगी ना तो दूर तक लग जाएगी, ऐसा कहा जाता है ना। आओ दूर तक चल के देख लेते हैं कि आखिर 1 फैरड कितना बड़ा गोला होना चाहिए जिसकी धारिता होगी। चलो देखते हैं, पुनः देखें जरा। हम 1 फैरड लेके सॉल्व करते हैं। देखो C बराबर है 4πε0 R। हम आज R निकालने जा रहे हैं। कितनी बड़ी त्रिज्या 1 फैरड बनाती, जरा देखो। तो पहले C/4πε0 हो गया, 1/4πε0 का मान, और मैंने इसी को कितना माना है? 1 फैरड। बोलो तो यानी त्रिज्या कितनी मीटर आई? 9 गुणा 10 के घात 9 मीटर त्रिज्या वाला अगर गोला बनाया जाए, ये कितनी त्रिज्या है? थोड़ा किलोमीटर में देखते हैं। इसके काम करो, 6 जीरो नीचे कर लो, 6 जीरो आ गए। 10 के घात 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? उसको किलोमीटर लिख दोगे कि नहीं बताओ? इसको पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 90 लाख किलोमीटर। कितनी? 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या वाला गोला जो होगा उसकी धारिता 1 फैरड होगी। सोचो फैरड कितना बड़ा मात्रक है कि नहीं? ये पहले नोट करो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। नोट कर लो फटाफट। देखिए अब हम लोग एक नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। इसका नाम डाल दो हेडिंग में, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। देखिए अगर किसी चालक को हम आवेशित कर रहे हैं, जैसे आप कंडेंसर खरीदने जाते हो मार्केट में, तो दुकानदार कंडेंसर के दोनों तार पहले प्लग इन करता है और थोड़ी देर बाद उसको निकाल के आपस में टच करा के चेक करवाता है। अगर स्पार्क हो रहा है तो कंडेंसर सही है। तो जब चार्ज करना है किसी चीज को, क्या एकदम पूरा चार्ज एक साथ उड़ेल दिया जाता है? क्या बताओ? धीरे धीरे तो चार्ज जाता है। तो मान लीजिए Q आवेश हमें टोटल देना है, कितना? तो Q आवेश के टुकड़े करके छोटे छोटे जाते हैं उसके अंदर। तो विभव जब शुरुआत में जब आवेश 0 होता है तो वोल्टेज भी 0 होता है, ध्यान रखना। शुरुआत में जब कंडेंसर में या कैपेसिटर में आवेश कितना हो? 0, तो विभव कितना होगा? 0। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आवेश बढ़ाते हैं वैसे वोल्टेज बढ़ता है। यही तो पीछे पढ़ाया था, Q समानुपाती V। आवेश बढ़ाओगे V अपने आप बढ़ेगा, V बढ़ाओगे आवेश बढ़ेगा। तो शुरुआती वोल्टेज कितना? 0, और बढ़ते बढ़ते लास्ट फाइनल वोल्टेज V। तो हम अभी लिखना नहीं है, डेफिनेशन बोलेंगे उसके बाद लिखना, समझा रहे पहले। हमने कहा शुरुआत का विभव 0 था, अंतिम विभव V हो गया। तो अगर औसत विभव आपसे कहें हम, औसत विभव, तो क्या निकल के आएगा हमारा औसत विभव? देखो भाई V/2, और कुल जो तुमने आवेश ट्रांसफर किया है, कुल आवेश वो कितना किया है? Q। कितना किया भाई जी? Q आवेश हमने चालक को दिया है। औसत विभव रहा हमारा V/2। तो जो ऊर्जा होती, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा वास्तव में किया गया कार्य ही होता है, किया गया कार्य ही होता है।
यानी किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही उस चालक में ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। तो जो व्यंजक हमारा बनेगा ऊर्जा यानी कार्य। देखो कार्य के लिए आपको याद होगा पिछले चैप्टर मैंने पढ़ाया था V बराबर W बटे Q नॉट, एक सूत्र पढ़ाया था विभव वाले में। उसी से W निकालो तो Q इंटू V आ जाएगा कि नहीं। V माने विभव और Q माने आवेश। तो इसी से हम कार्य का सूत्र बनाएंगे, हम कहेंगे आवेश और मल्टीप्लाई में औसत विभव। ये सूत्र यहां इस्तेमाल होगा, आया इस वाले से है। वो अपने रफ में चाहो तो लिख लेना, नहीं तो जरूरत नहीं उसको लिखने की, बताया है कि कैसे आया। तो कार्य का सूत्र सिंबल हम लोग W बना देते हैं, और आवेश हमने कितना दिया था, Q दिया था। औसत विभव कितना मिला इसको, V/2। तो जो किया गया कार्य है यही क्या बन गया, स्थितिज ऊर्जा बन गया। तो सिंबल बदल के W की जगह हमने स्थितिज ऊर्जा वाला रख दिया U। इतनी बात समझ में आई। तो U बराबर देखो फाइनली बन के आया हमारा हाफ QV। बताओ भैया सब लोग बताओ। अच्छा, तो कभी भी अगर हम कभी सवाल लगा रहे हो संधारित्र वाले और उसमें हमें ऊर्जा के लिए सूत्र बनाना हो या यूज करना हो तो एक फार्मूला हमारा ये आएगा, ऊर्जा हाफ QV। बोलो, लेकिन अगर सवाल में Q ना दिया हो या V ना दिया हो, C दिया हो, तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है। देखो एक तरीका ये भी है, Q बराबर, अभी पीछे सीखा हम लोगों ने, CV की नहीं सीखा, बताओ। तो चाहे तो यहां से हम लोग Q हटा दें और क्या रख दें, CV रख दें। तो देखो हाफ CV इंटू V हो जाएगा। तो हमारा एक व्यंजक तैयार हुआ हाफ CV स्क्वायर। बताओ भाई सब लोग बताओ ये बात। दो सूत्र हो गए हमारे पास, पहला सूत्र Q और V में था, दूसरा C और V में। एक और बना सकते हैं, किसके साथ, Q और C के साथ। पुनः देखें जरा, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, हम यहां से V हटाना चाहते हैं। क्या हटाना चाहते हैं, तो V बराबर हो जाएगा Q अपान C। तो देखिए V को हम लिख सकते हैं Q बाई C। तो यहां रख लो, देखो तो हाफ C इंटू Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर हो जाएगा, एक C कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। तो बेटा देखो क्या बन रहा है, देखो हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये सब देखो ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता, ध्यान रखना ये बात। अच्छा अब आइए शुरुआत में जो लिखने की बात कह रहा था मैं, थोड़ा सा लिखते हैं भाषा, तभी डेरिवेशन अच्छा लगता है। तो सबसे पहले लिखिए, किसी चालक को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य ही चालक में इस ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि Q आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाए, के आगे यहां लिख लेना, तो प्रारंभिक विभव 0 व अंतिम विभव V हो।
तब अब औसत विभव से लेके पूरा ही तुम्हें नोट कर लेना है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल का नाम डालें आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसमें क्या करेंगे, हम दो चालक ले लेंगे, कोई ए और बी, ऐसे बना लेते हैं। देखो एक चालक ये ए है, दूसरा ये चालक बी है। ये दोनों ही चालक किसी इंसुलेटेड स्टैंड पे रखे हैं। इंसुलेटेड मतलब समझते हो, जैसे लकड़ी का बना हो, प्लास्टिक का बना हो, यानी उनमें आवेश का प्रवाह ना हो, उनको इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ चालक उनके ऊपर ही रखे हैं। देखिए पहले वाले चालक में हमने जो आवेश दे रखा वो Q1 है, इसका विभव V1 है और इसकी धारिता को C1 कह दिया। दूसरे वाले चालक का आवेश Q2 है, विभव V2 है और धारिता C2 है, ऐसा मान लिया। एक चीज और यहां मान ली, ध्यान से देखना, लेट कर लिया V1 जो है, ध्यान रखो भैया, बड़ा है और V2 विभव छोटा है। किसी एक का वोल्टेज ज्यादा मानना है और एक किसी का वोल्टेज कम मान लेना है, तो मैंने पहले वाले का ज्यादा मान लिया, बाद वाले का कम। ध्यान से सुनना जरा बात। अभी अगर इस समय हम बात करें आपसे, जब इनको आपस में कनेक्ट नहीं किया, अलग अलग है दोनों, तो प्रारंभिक स्थिति की बात अगर मैं बात करूं, प्रारंभिक स्थिति में तो Q बराबर CV होता सूत्र की, नहीं बताओ? तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। बताओ भैया, सब बताओ। ये तो हो गई प्रारंभिक स्थिति में दोनों पर आवेश का मान। ऊर्जा भी निकाल के रख लेते हैं। ऊर्जा की अगर हम बात करें पहले वाले पे, U1 हाफ CV स्क्वायर सूत्र होता है कि नहीं होता? बताओ। तो पहले वाले की ऊर्जा क्या हो गई? हाफ C1 V1 स्क्वायर और दूसरे वाले की हाफ C2। ये तब है जब इनका आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं की गई। यदि दोनों चालकों को एक तार द्वारा जोड़ दें, यदि A व B को एक तार द्वारा जोड़ दें, मैंने आपको याद होगा एक बात बताई थी कि दो टंकी हैं जैसे, तो टंकी का जो आयतन है वो यहाँ कैपेसिटी जैसा होता है, टंकी के अंदर जो पानी है वो यहाँ आवेश की तरह होता है, और जो वाटर का लेवल होता है ऊंचा नीचा, वो यहाँ विभव की तरह काम करेगा। वहां मैंने कहा था एक पाइप से नीचे जोड़ दो दोनों को, तो जिसका ज्यादा लेवल होगा उससे पानी कम वाले में चला जाएगा कि नहीं? बताओ। वैसे ही यहां अगर इन दोनों को हम एक तार से जोड़ दें, ध्यान देना प्लीज, एक तार द्वारा इन दोनों चालकों को क्या किया मैंने? जोड़ दिया। तो जिसका वोल्टेज ज्यादा है उससे कम वोल्टेज वाले में आवेश का प्रवाह शुरू होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई। जिसका वाटर लेवल ज्यादा है उसी से पानी कम वाले में जाएगा कि नहीं जाएगा? कब तक जाएगा पता है? जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। वही स्थिति यहां पर है। इसका विभव ज्यादा माना है तो आवेश इससे जाना शुरू होगा और इसमें पहुंचेगा। और कब तक पहुंचेगा? जब तक दोनों पर विभव बराबर नहीं हो जाए। आवेश बराबर की बात नहीं हो रही, वाटर लेवल बराबर होना है, वाटर बराबर नहीं होना, ध्यान रखना। पानी कम ज्यादा हो सकता है, पानी का लेवल समान होना चाहिए ना, बस मेन बात ये है, तब तक ये प्रवाह होगा। तो चलिए हमने जब जोड़ दिया, इसीलिए इसका नाम पुनर्वितरण, मतलब पुनः जोड़ने के बाद जो वितरण होकर तैयार हुआ उसकी बात। तो सबसे पहला जो यहां फाइंड करते हैं बिंदु, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव। इंग्लिश में अगर हम कहें तो कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। सुनते जाना भाई सब लोग। कॉमन मतलब क्या होता है? दोनों में बराबर, यही तो मतलब होता है। कॉमन लेते होगे तुम लोग। तो चूंकि दोनों कनेक्ट किए आपस में,
एक से आवेश दूसरे में जाना शुरू हुआ, और जब दोनों का वोल्टेज बराबर हो गया तभी तो ये चीज रुकेगी। तो अब बताओ, जो ए का वोल्टेज होगा वही बी का भी तो होगा। अब अलग अलग वोल्टेज तो नहीं बचा जोड़ने के बाद। तो कॉमन विभव अगर है तो उसके लिए सिंबल हमने वी इस्तेमाल कर दिया। क्या इस्तेमाल कर दिया? V1 V2 तो तब लगाते हैं जब दोनों का अलग अलग मान हो। जब एक ही मान है तो V कह देंगे। तो देखो कुल, देखो Q बराबर CV होता है, तो V बराबर Q अपान C। तो कुल आवेश जब कॉमन विभव निकालेंगे तो हम किसका किसका अनुपात करेंगे? कुल आवेश बटे कुल धारिता। बहुत ध्यान से सुनिए, नोट चाहे करो चाहे ना करो, समझना जरूरी है। कुल आवेश दोनों के पास, भाई एक टंकी से पानी दूसरे में चला गया, लेकिन टोटल पानी तो उतना ही रहेगा। एक में मान लो x लीटर था, दूसरे में y लीटर था, तो कुल पानी कितना हुआ? x प्लस y। तो यहां आवेश कुल कितना है? देखो, एक में Q1 था, दूसरे में Q2 था, तो कुल मिला के इतना ही तो बनेगा। एक टंकी की 500 लीटर कैपेसिटी हो, एक की मान लो 400 लीटर हो, तो कुल धारिता कितनी होगी दोनों के मिला के? 900 लीटर होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ कुल धारिता को हम इसी तरह क्या लिखेंगे? C1 प्लस C2। तो जो उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक आया वो एक तो ये आया। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता, Q इज इक्वल टू क्या था? C1 V1, और Q2 कितना था? C2 V2। तो ये भी एक स्टाइल है लिखने का। देखो उभयनिष्ठ विभव के हमारे पास दो सूत्र ये आ गए। क्या उभयनिष्ठ विभव समझ में आया है? इसके बाद एक और चीज सुन लो, तीन चीजें यहाँ निकालनी है टोटल। कितनी निकाली भैया जी? 3। दूसरे को बोलते हैं आवेश का स्थानांतरण। क्या बोलते हैं भैया? हाँ, आवेश का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज। क्या कहेंगे? अच्छा एक बात बताओ, किस वाले चालक से किस वाले में आवेश गया था? हाई विभव वाले से लो में, या ए से बी में? ए में प्रारंभिक आवेश कितना था? Q1। ए में प्रारंभिक आवेश कितना था? कुछ चला गया मान लो बी के पास, तो कुछ तो बचा होगा, वो मान लिया Q1 डैश। कितना मान लिया? माना कि शेष आवेश, माना कि ए पर शेष आवेश Q1 डैश है, यानी जो बच गया वो Q1 डैश, और पहले था कितना? Q1। तो ट्रांसफर कितना हुआ होगा बता सकते हो? पुराने वाले से ये वाला हटा दो। तो स्थानांतरित आवेश की अगर हम बात करें, स्थानांतरित आवेश डेल्टा Q, प्रारंभिक आवेश Q1 था और अंतिम आवेश कितना माना मैंने? Q1 डैश। तो जो स्थानांतरित हुआ वो क्या हुआ? Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 मतलब होता है C1 V1, और Q1 डैश जो हमारा होगा, ध्यान रखना, ये जोड़ने के बाद का आवेश है ना। जोड़ने के बाद दोनों का विभव बराबर हो गया है, और उसको क्या माना है? V, उभयनिष्ठ विभव। तो जो Q1 डैश होगा उसको पता क्या लिखेंगे आप? C1V। क्या लिखेंगे आप? सुनो, C1 कॉमन ले लो आप, तो V1 माइनस V बचा कि नहीं बचा बताओ? और V का मान अभी निकाला, देखो उभयनिष्ठ विभव में क्या निकाला तुमने बताओ? C1 V1 प्लस अपान, हाँ एलसीएम ले लो। अच्छा चलो, C1 प्लस C2 ये इधर ले जाओ, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2। देखो देखो ध्यान से देखो, कुछ कट रहा है? एक मिनट, V1 रहेगा, ये कितना रहेगा भैया? इस जगह V1 रहेगा। C2 से मल्टीप्लाई किया ना तो C2 V1, इसमें से C1 V1 कैंसिल होगा और इनमें C2 कॉमन होगा, तो C1 C2 यहाँ क्या बचा? V1 माइनस अपान में C1 प्लस C2। अगर तुम्हें कभी किसी सवाल में स्थानांतरित आवेश का मान निकालना हो
तो हमारा सूत्र क्या काम करेगा, C1 C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 अपान में C1 प्लस C2। मैंने कहा था थर्ड, यानी तीन चीजें टोटल हमें निकालनी है। तीसरी स्थिति जो निकालनी है उसको बोलते हैं ऊर्जा हानि। क्या कहते हैं, ऊर्जा हानि को, या हानि को ह्रास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्रास, कमी। इंग्लिश में कहें तो लॉस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा हानि, एनर्जी लॉस। नोट करते हैं। ऊर्जा हानि को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, देखो सबसे पहले हम लोग ऊर्जा हानि को डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब अंतिम ऊर्जा माइनस में, मतलब प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा दोनों को घटा देना। यू को हमने प्रारंभिक ऊर्जा माना है और यू डैश हमारी बची हुई अंतिम जब कनेक्ट किया तब। तो प्रारंभिक को हमने पहले कैलकुलेट किया U1 प्लस U2 देखिए, और अंतिम वाले को U डैश कह दिया। अब चलो U1 का मान पीछे से आप देख सकते हो, हाफ C1 और V1 स्क्वायर, देखो हाफ CV स्क्वायर वाले से, प्लस दूसरे वाले चालक की बात करें हाफ C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लगा दो। अब देखो अंतिम ऊर्जा जो बची, जब दोनों कंबाइन कर दिए हमने आपस में, तो टोटल जो धारिता होगी वो C1 प्लस C2, और जो विभव हुआ उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब सेम, इक्वल, उसको हमने V सिंबल दिया कि नहीं दिया है, पीछे देखो उभयनिष्ठ विभव निकाला है। दोनों जब मिला दीजिए आपस में तो हाफ C की जगह हो जाएगा C1 प्लस C2, और उभयनिष्ठ विभव हमारा V माना हुआ है मैंने, तो उसको लिख दो V स्क्वायर। क्या लिखोगे, V स्क्वायर। तो अब V उभयनिष्ठ निकाल चुके हैं पीछे, इसका तो सूत्र याद ही होगा तुम्हें। तो चलो देखते हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। V की जगह पर वैल्यू रखिए C1, पीछे निकाला है C1 V1 प्लस C2, अच्छा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान में C1 प्लस C2 होल स्क्वायर कर दीजिए इसका। अब देखो सॉल्व करना मेरा काम है। आप देखो नीचे ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, और इधर साइड में C1 प्लस C2, एक बार तो कैंसिल हो जाएगा, एक ही तो बचेगा यहाँ C1 प्लस C2। तो चलिए लिखते हैं इसको दोबारा से, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, देखो C1 प्लस C2 कैंसिल हो चुका है, केवल ऊपर वाला बचा और नीचे बचा C1 प्लस C2, तो ऊपर ही होल स्क्वायर बनेगा C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर। अब देखो हमारा काम क्या, हाफ को हम कॉमन निकाल सकते हैं पूरे में से, इसमें से C1 प्लस C2 को एलसीएम लिया जा सकता है। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, उधर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो हाफ बाहर निकाल दो एकदम, तो अंदर क्या बचा, देखो C1 प्लस C2 नीचे लिख दो एलसीएम की तरह। अब देखो ये जो हमने लिख दिया तो सीधे मल्टीप्लाई में आएगा दोनों के। तो चलो C1 के साथ C1 V1 स्क्वायर मल्टीप्लाई में लिख दो C1 प्लस C2, फिर प्लस, फिर यहाँ C2 V2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में लिख दो C1 प्लस C2, फिर माइनस लगा दो और ये लिख दो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई किए ब्रैकेट के दोनों में, और उधर होल स्क्वायर ओपन करते जाइए, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए, हाफ C1 देखो मल्टीप्लाई हो रहा है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 C2 हो जाएगा, और V1 देखो C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इसको करिए तो C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर बनेगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, चल के देखो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है आपको। चलिए खोलते हैं, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से करेंगे, तो A स्क्वायर यानी कि C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 2 C1 C2 V1 V2, और नीचे एलसीएम क्या लिखा हमारा C1 प्लस C2। अब इसमें कुछ कट होगा, देखो ढूंढो तुम लोग क्या कट होता दिख रहा है, प्लस माइनस आपस में कहीं कैंसिल होंगे। तो देखो क्या C1 V1 स्क्वायर यहाँ प्लस का, वहाँ माइनस का, फिर C2 V2 स्क्वायर देखो एक जगह प्लस का एक जगह माइनस का दिख रहा है। अब पूरे में एक कॉमन निकालो, कुछ कॉमन है देखो, तो क्या कॉमन है, C1 C2, सब जगह देख लो आप C1 प्लस C2 दिख रहा है, तो ये कॉमन निकालो C1 प्लस C2। अंदर देखो क्या बचा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2,
अपान में लिख दो C1 प्लस C2। ये देखो एक होल स्क्वायर बनता दिख रहा है तुम्हें, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो चलो रखते हैं वैल्यू C1 C2 अपान C1 प्लस C2, ब्रैकेट में लिख दो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हमारा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला तैयार हुआ। अब आपको लग रहा होगा बहुत बड़े बड़े फार्मूले आ गए हैं, अजीब, कैसे याद किए कैसे जाएं ये तीनों फार्मूले। तो इनको याद करने का ट्रिक आप समझ लो। सबसे पहली चीज़ तो उभयनिष्ठ विभव, ये तो आप आसानी से याद कर सकते हो। V इक्वल टू क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बात, डेल्टा Q। तो वैसे Q इक्वल टू होता क्या, CV होता कि नहीं। अब अच्छा, हम C को अगर याद कर लें एक तरीके से C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और V को V1 माइनस V2। ध्यान रखिएगा, C को हम लोग क्या पुट करा करेंगे, C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और V को V1 माइनस V2। देखो अपने आप डेल्टा Q का फार्मूला तैयार हो गया। ऐसे ही हम लोग एनर्जी लॉस का निकालेंगे, ऊर्जा हानि वाला। तो ठीक है, इसको C को याद कर लेना, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। तो चलिए अब हम बात करते हैं एनर्जी लॉस। हाफ CV स्क्वायर होता है, मेन फार्मूला तो यही है, उसी से मिलता जुलता आप तैयार कर सकते हैं। कैसे, देखो C को क्या रखना है मुझे बताओ, C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और V को क्या रखना है, V1 माइनस V2। सब रख दो, देखो आप एक्चुअल फार्मूले पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, बस इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। यही ओरिजिनल फार्मूलों को हम लोग याद कर लें, उसी से हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये वाले फार्मूले। इस तरीके से आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा, बस ठीक है, नोट कर लो, इतना सफिशिएंट है।